हेलो फ्रेंड, आज हम अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। क्लास 10 का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी है बाकायदा फिजिक्स का, तो हम उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। तो हम उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, स्टडी करेंगे चार्जेस क्या हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चार्जेस का पूरा आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सब कुछ दूर हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन ओम्स लॉ, एंड द लास्ट हमारा होगा रेसिस्टिविटी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बाकी हमारा 2-3 टॉपिक रह जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, एमसीक्यू किस टाइप के बन सकते हैं इस चैप्टर में। तो वो सब चीज़ों की स्टडी नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। आज हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम चार्ज के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट के बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज। इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जा रही, मतलब क्या, जो टर्म है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वो इलेक्ट्रॉन के टर्म से ही ड्राइव किया गया था। टर्म इलेक्ट्रिसिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या किया गया, ड्राइव किया गया। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है एम्बर। The properties of the matter, atom and molecule are determined by magnetic and electric force present in them. There are also only two kind of entity called the electric charge. तो देखिए बोला क्या जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो टर्म है इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। आप जानते हैं, अभी मैं पूरा डिटेल में करूंगा इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे बात करेंगे, उन सब की स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, आप सब लोग जानते होंगे मैटर क्या होता है। मैटर हमारा क्या होता है, एक एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। और मैटर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये सब चीज़ें आपको बात को अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा कि कोई भी न्यूट्रल एटम है या कोई भी अनचार्ज बॉडी है तो उसके अंदर क्या होगा, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा। तो यही बात बोली जा रही है कि जो भी मैटर होगा, मतलब मैटर होगा, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, उसके अंदर जो भी हम डिटरमाइन करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा उसमें या फिर मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स रहेगा। मतलब क्या, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स उन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगा। तो चार्ज हमारा दो टाइप्स का होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, चार्ज हमारा दो टाइप्स का है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है। देखिए वर्ड आपको लैंग्वेज अगर नहीं समझ में भी आ रही है तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, चार्ज हमारा कुछ नहीं है। चार्ज हमारा सिर्फ वो है जो एटम है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये दो चीजें प्रेजेंट है ना, वही हमारा क्या होता है बेटा, चार्ज होता है। क्लियर है, क्लियर है, बस आप ऐसे याद रखिए, वही वही हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। सिंपल आपको डेफिनेशन इस टाइप से रखनी है कि जो हमारा एटम होता है, मैटर होता है, मतलब मैटर में एटम या मॉलिक्यूल्स है, वो हमारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स है जो 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 प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, वही हमारा चार्ज होता है। चार्ज हमारा दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपसे बात की जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास में आएगा तो क्या करे, रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज के पास में आएगा तो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास में आएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास में जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव के पास में जाएगा तो भी अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव के पास में जाएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर चार्ज के बारे में कंफ्यूजन है तो अगली स्लाइड में आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगली स्लाइड में आपको कंफ्यूजन पूरा दूर कर दूंगा मैं। चार्ज हमारा देखिए दो टाइप्स का होता है। बाय कन्वेंशन, साइन के अकॉर्डिंग, जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। और जो चार्ज हमारा प्रोटॉन पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए हमारा क्या बोला जा रहा है, जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पे होगा तो नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, जो चार्ज हमारा प्रोटॉन पे होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। अगर हम बोलें कोई भी बॉडी हमारी चार्ज है, इफ वी सी दैट द बॉडी इज चार्ज, अगर मैं बोलूँ कुछ भी लैंग्वेज में बोलूँ मेरी बॉडी क्या है, चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्सिस में या फिर किस में, डेफिसिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल होता है, आपका मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल क्या होता है, पूरा बैटरी खत्म हो जाती है तो आप क्या बोलते हो, उसे अनचार्ज बोलते हो। जब उसे आप चार्ज कर लेते हो कुछ देर बाद बैटरी कुछ परसेंट हो जाती है तो आप क्या बोलते हो कि लगभग चार्ज हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो गया है। मतलब क्या, उसके अंदर कुछ एक्सिस में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं।
अगर डेफिसिट में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी। मतलब क्या कि आपकी बॉडी से क्या हो गया, चार्ज चला जाएगा। मतलब समझ गए कि अगर आपकी बॉडी, आपका जो मोबाइल है जो अनचार्ज था पहले, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसमें क्या हो गया, कुछ चार्जिंग हो गई शुरू, चार्जिंग शुरू हो गई तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आपके किस में हो गए बेटा, एक्सिस में हो गए। तो वही बोला जा रहा है, अगर बॉडी कोई भी बोला जाए बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है तो आप क्या बोलेंगे, उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सिस में हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन हमारी किस में चले गए, डेफिसिट में चले गए। डेफिसिट का मतलब होता है कम हो जाना। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, बॉडी हैविंग नेगेटिव चार्ज इम्प्लाइड दैट द बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, अगर बॉडी कोई नेगेटिव चार्ज बोली जा रही है तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस ज़्यादा है। अगर बॉडी कोई पॉजिटिव चार्ज बोली जा रही है तो इसमें मतलब क्या, उसमें डेफिसिट है, इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो गया। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर कमी हो गई है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन एटम। बोला जा रहा है सॉलिड जो भी मटेरियल होता है उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बाउंड होता है। किससे, न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बाउंड होता है। देयर आर द चार्जेस व्हेन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, अ बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बोला जा रहा है, अगर कोई भी इंसान या कोई भी बॉडी अगर चार्ज या अनचार्ज तभी बोली जाएगी जब उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे या डेफिसिट में बोली जाएंगे। वही बात इसमें बोली जा रही है। सॉलिड के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तभी हम बोलते हैं कोई भी कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर हमारा तभी बन सकता है जिसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन ही हमारा ऐसा चार्ज है या ऐसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है बेटा, फ्लो कर सकता है। हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाएगा, हमारा फ्लो कर सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तभी हम बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि इंसुलेटर के अंदर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा इंसुलेटर किसकी तरह वर्क करता है, एक इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट की तरह वर्क नहीं करता है। क्लियर है ना। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेटा ऐसा यूनिट होती है हमारी बेटा किस में होती है, कूलाम में होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट हमारी कूलाम में होती है। अगर आपसे पूछी जाए कि सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड अगर पूछी जाए कि सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो आप बोलेंगे स्टैट कूलाम होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि एमसीक्यू में कि ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, कूलाम हो सकती है। अगर सीजीएस में पूछेगा तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि स्टैट कूलाम होगी। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपको मेजर करना है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस है। उसको डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ टेलीस्कोप। गोल्ड लीफ टेलीस्कोप, इट इज अ डिवाइस used to detect the nature and the amount of electric charge present in a charging body। मतलब बोला जा रहा है अगर आपको चार्ज पता करना है और चार्ज का नेचर पता करना है, किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना है और चार्ज का नेचर क्या है, तो वो हमारा वो कौन सी डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ टेलीस्कोप। एक तरीके की ऐसी डिवाइस है जो चार्ज का नेचर भी बताती है और ये भी बताती है कि उस बॉडी पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर होगा। आई थिंक आपको इतना अगर नहीं भी हो तो आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करना, तो मैं कमेंट में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं हो तो कमेंट कर देना एक बार और, तो मैं नेक्स्ट अगली क्लास होगी तो उसमें सबसे पहले इसी को डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट में बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस का। क्योंकि पेपर का सबसे फेवरेट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, लगभग ये पूछ लेता है 2-3 नंबर में पूछ लेता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो आप लोग अच्छे से सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो अपने अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे वो कंडक्टर होता है। लेकिन ये तो हमारी क्या होता है, सिंपल बच्चों वाली लैंग्वेज में हो गया। अगर आपसे कोई भी पूछे कंडक्टर क्या होता है तो डायरेक्ट आपका आंसर होना चाहिए कंडक्टर हमारी वो डिवाइस होती है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो बोले कोई भी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन का ही काम होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। क्लियर है। तो ये आपको डायरेक्ट बस यही बोलना है एक लाइन में। अगर कोई पूछे व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर इट इज अ डिवाइस इट हैज कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
क्लियर है। अगर आपको पॉइंट में लिखना हो तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम कंडक्टर, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री टू मूव। यही बात निकल के आ गई, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री टू मूव। उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्रीली इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, दोनों फ्री हैं तो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है सम व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर इट रेयरली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एंटायर सरफेस। तो बोला जा रहा है बेटा कंडक्टर के अंदर अगर कुछ भी चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका जो पूरा चार्ज है उस पूरी सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। मतलब क्या, अगर चार्ज आपने किसी बॉडी के ऊपर भेजा तो ये नहीं कि एक पॉइंट पर रह जाएगा, उस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। तक अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। अब बोला जा रहा लास्ट पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे मेटल हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। देखिए इंसुलेटर का पढ़ लीजिए। इंसुलेटर वो होता है दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर वही मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट बनेगा दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज विच आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन उनके पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन वो क्या होता है, मूवेबल नहीं होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके में व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर, अगर इंसुलेटर में थोड़ा बहुत भी चार्ज ट्रांसफर हो जाता है तो पूरी सरफेस पर क्या होता है, पूरी सरफेस पर नहीं होता, वो सिर्फ जिस जगह आपने ट्रांसफर किया उसी पॉइंट पर रहेगा, पूरी सरफेस पर नहीं होगा। पूरी सरफेस पर सिर्फ कहाँ होता है, कंडक्टर के अंदर होता है। कंडक्टर के अंदर अगर आप चार्ज थोड़ा बहुत भी ट्रांसफर कर देंगे तो वो पूरी सरफेस पे क्या हो जाएगा, पूरी सरफेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, जिस जगह आपने चार्ज भेजा है सिर्फ वो वहीं रहेगा। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि मोस्ट नॉन मेटल हमारे इंसुलेटर होते हैं, बहुत सारे नॉन मेटल हमारे इंसुलेटर भी होते हैं, लेकिन मैंने इसमें एग्जांपल ऐड नहीं कर पाया तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। कंडक्टर का एग्जांपल आप समझते हैं, कॉपर वायर, सिल्वर है, ये हमारे क्या है, कंडक्टर के एग्जांपल है। अगर इंसुलेटर की बात करूँ, प्लास्टिक है, रबर है, तो ये हमारे क्या है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने आपको आगे बता दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आप अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे चलिए एक बार और यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा वो होता है जो कोई भी एटम के अंदर दो टाइप का चार्ज प्रेजेंट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। उसी पूरी कैटेगरी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो हो जाता है किसी भी डिवाइस के अंदर से या किसी भी चीज़ के अंदर से, या फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर किसी अगर कंडक्टर से फ्लो हो गया या किसी डिवाइस से फ्लो हो गया तो वो कंडक्टर हो गया। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो पाया कहीं से भी तो उसको क्या बोल देंगे आप, इंसुलेटर बोल देंगे, उस डिवाइस को बोल देंगे आप इंसुलेटर। क्लियर है। क्लियर होगा, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मैं आशा यही करता हूँ आपको अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के टर्म में भी हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज ओवर टाइम। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज ओवर टाइम। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम T से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल टू Q अपॉन T का हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भैया इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर। ये आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में याद रख लेना, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हमारा एम्पियर के अंदर मेजर होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हमारा एम्पियर के अंदर मेजर होता है। क्लियर है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एम्पियर में क्यों मेजर होता है। भैया ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर किया था, तो इन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया कि हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं इस डिवाइस का नाम ही एम्पियर रख दिया उन्होंने। तो यही है। तो हमारा अगर बोला जाए अगर कोई भी बोले कि इलेक्ट्रिक करंट किसमें मेजर करते हैं, आप डायरेक्ट बोलेंगे सिर्फ एम्पियर में मेजर करते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर जो चार्ज फ्लो हो जाता है उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। चलिए
तो आगे बोला जा रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बोला क्या जा रहा है बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो सेम होगी पॉजिटिव चार्ज के, बट अपोजिट हो जाएगी आपकी नेगेटिव चार्ज के। ये बात आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेनी है। बोला जा रहा है अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज आपका राइट की तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है। देखिए पॉजिटिव चार्ज आपका कहीं यहाँ जा रहा है और नेगेटिव चार्ज आपका कहीं लेफ्ट में जा रहा है। तो बोला जा रहा है जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, जो आई है ना, वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही फ्लो होगा, लेकिन जो हमारा क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट फ्लो होगा। क्लियर है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर डायरेक्शन आती है पेपर में, ये बहुत बार पूछी जाती है एमसीक्यू में, 1 नंबर में पूछा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हमारी पॉजिटिव चार्ज की सेम डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं सिंपल बात में बोलूं, अगर आप क्या कर रहे हैं, इन्फानाइट से कोई भी चार्ज उठा के किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, इन्फानाइट से आप कोई भी चार्ज उठा के किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, उसके बीच में जितना आपने वर्क डन किया वो आपका क्या होगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर आप अपने घर से कहीं मार्केट तक गए, ठीक है, आप अपने घर से मार्केट तक गए, तो मार्केट मैंने बोला कि आपके यहाँ से बहुत दूर है, मतलब थोड़ा बहुत दूर है, तो मैंने बोल दिया इन्फानाइट। तो आप क्या करें, आप मार्केट से अपने घर तक आए, तो जितना आपने वर्क डन किया, पहले आप घर से मार्केट तो चले गए, जब मार्केट से आप घर पे लौट के आए तो मैंने मार्केट को बोल दिया इन्फानाइट और किसी पॉइंट मैंने बोल दिया आपका घर। तो मतलब क्या कि आप मार्केट से अपने घर पे आए, मतलब क्या इन्फानाइट से आप किसी पॉइंट पे आए, उसके बीच में जितना वर्क डन किया, मतलब क्या जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। देखिए डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज टेकिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप बोला जा रहा है जितना वर्क डन हो रहा है। देखिए इसमें बोला जा रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितना आपने वर्क डन किया वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है हमारा वोल्ट में। तो ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। 1 वोल्ट डिफाइन करिए, तो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट if 1 joule of work move to 1 coulomb charge from one point to another point। तो बोला जा रहा है आपसे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, आपने 1 जूल वर्क की अपने घर से, आप मार्केट से अपने घर पे गए तो आपने 1 जूल एनर्जी लूज करी, मतलब 1 जूल आपने वर्क किया, आप कुछ सामान लेके जा रहे हैं तो मतलब 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज लेके जा रहे हैं आप मार्केट से अपने घर पे, और आपने उसके बीच में जितनी एनर्जी लूज करी गई है 1 जूल एनर्जी लूज करी है, आप उसी को बोलेंगे 1 वोल्ट। क्लियर है। क्लियर है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या करें, घर मार्केट गए तो मार्केट से फिर घर भी आए, तो आपने क्या किया, पॉइंट ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा, तो मतलब बी वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी, बी वाली से आप घर पे आएंगे ई में, तो वी माइनस का वी आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आपका ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ आपका क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखनी कि टेम्परेचर आपका बच्चा कांस्टेंट होना ही चाहिए। अगर ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे वी पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, लेकिन हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना ही चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के,
सिर्फ अगर आपने इतना बोला तो गलत है, अगर आपको पूरा स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा हमारे करंट के, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने टेम्परेचर दिया है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर बार बार चेंजेस होता रहेगा तो आपके करंट और वोल्टेज में भी चेंजेस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एरर आपको उसमें मिलेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना ही चाहिए। तो एक्सप्रेशन बनेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम दिया हमने R, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। तो फॉर्मूला बना V इक्वल टू IR। क्लियर। तो फिर R हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसको हमने बोला रेजिस्टेंट, और उस रेजिस्टेंट की ऐसा यूनिट होती है हमारी ओम। ये कुछ ऐसा यूनिट आपको अच्छे से नोट करके रखनी होंगी। ऐसा यूनिट आपकी होती है बेटा ओम। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फैक्टर हैं, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो बोला जा रहा है कि जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बोला आपने रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंट है जो फैक्टर है किस किस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, किस किस कौन से कंडक्टर के ऊपर क्या करता है, डिपेंडेंस करता है, क्या है। चलिए पढ़ लेते हैं आपके कुछ बातें। बोला जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वो हमारा क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के। तो बोला जा रहा है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है ना R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के, ठीक है, और R ही आपका क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A के। तो मतलब बोला जा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वो आपके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के आपके बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका अगला है लास्ट, आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपके मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि आपने किस टाइप का नेचर का मटेरियल यूज किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ओम्स लॉ का ग्राफ बनता है बेटा V और I के बीच में ग्राफ बनेगा। R तो आपका कांस्टेंट है, तो करंट की आप किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, वोल्टेज आप किस में मेजर करते हैं, V पे मेजर करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा ना वो आपका सिर्फ बेटा बच्चा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन आएगा तो आप जब स्लोप निकालते हैं ना तो स्लोप ऐसे निकलेगा, डेल आई ओ वी इक्वल टू 1/r इक्वल टू डेल आई ओवर डेल वी करके आपका स्लोप निकलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी हमारा क्या होता है। चलिए रेसिस्टिविटी, कॉमनली हम रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रो से। रेसिस्टिविटी इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। रेसिस्टिविटी को हम ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक रेजिस्टेंस के इक्वल ही होता है। ये हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिवली हम इसको रेजिस्टेंस के इक्वल ही मानते हैं। ठीक है। सच एज अ वायर मल्टीप्लाई बाई इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डिवाइडेड बाई लेंथ। जो आपने फैक्टर पढ़े थे ना, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन अ कंडक्टर, वही बात इसमें बोली गई है। तो आपको बस वही बात अपने दिमाग में याद रख लेनी है। जो फैक्टर डिपेंड थे ना आपके जो रेजिस्टेंस के, वही आपका रेजिस्टिविटी होता है। मतलब आपने पहला फैक्टर पढ़ा था कि जो रेजिस्टिविटी है वो आपको जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। दूसरा आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। तीसरा पढ़ा था आपने जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो वही बात आपने यहाँ पढ़ी है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, वही होता है जो फैक्टर आपके रेजिस्टेंस को होता है। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल ही कंसिडर की जाती है। तो आपका फॉर्मूला बनता है रो इक्वल टू R इंटू A/L। क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी की बेटा ऐसा यूनिट होती है ओम। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, नॉट रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट मैंने आपको पीछे बताई थी ओम। देखिए रेजिस्टिविटी हमारी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो आपको मैंने पीछे बताई थी। जो आपका क्या होगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं आपको। अगर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टिविटी मेटल के लिए क्या कैसी होती है, वेरी करती है।
देखिए रेसिस्टिविटी मेटल के लिए बेटा वेरी करती है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻�6 तक। लास्ट टाइम सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, मतलब वेरी करती है या नहीं करती। तो आपको जो वैल्यू अपने दिमाग में याद रखनी है, मेटल के लिए आपकी रेसिस्टिविटी बार बार इतनी रेंज के बीच में रहती है, इस रेंज के बीच में रहती है। मैं यहाँ पे एक बार कर्सर ओपन कर लेता हूँ। रेसिस्टिविटी आपकी 10⁻⁸ से लेकर 10⁻�6 के बीच में डिपेंड करती है मेटल के केस में, और नॉन मेटल के केस में और मतलब इंसुलेटर के केस में रेसिस्टिविटी 10⁻12 से लेकर 10⁻17 के बीच में रहती है। क्लियर है? क्लियर है। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि रेसिस्टिविटी मेटल के केस में 10⁻⁸ से लेकर 10⁻6 के बीच में रहती है। देखिए कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके बीच में जो ग्राफ है ये कैसे वेरी करती है, तो इसके लिए मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा रेसिस्टिविटी मेटल के केस में कैसे वेरी करती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बोला जा रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम हमारे यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में ड्यू टू देयर लो रेसिस्टिविटी। ये बात आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लेनी है। आपने देखा होगा घर के बाहर स्ट्रीट लाइट में जो स्ट्रीट पोल होते हैं उनमें ज़्यादातर वायर सिल्वर वायर यूज होते हैं। आपने घर में देखा होगा ज़्यादातर वायर आपके कॉपर वायर यूज होते हैं, उसके अलावा और कोई वायर तो यूज होता नहीं घर में। तो बेटा इसीलिए यूज़ होता है, उनका बेसिक रीज़न वही होता है यूज़ करने का, उनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। अगर उनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा, देखिए बेटा यही आपका बेसिक रीज़न है कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर क्यों यूज होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का बेसिक रीज़न यही है, उनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी लो होती है। रेसिस्टिविटी लो होने का मतलब ये है अगर आपकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगी, करंट आपका फ्लो नहीं हो पाएगा। करंट आपका फ्लो नहीं हो पाएगा तो आपको बेटर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं पाएगी। तो इसीलिए आपका ये बेसिक रीज़न होता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ही यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए इन इंडिया के अंदर। और भी बहुत सारी जगह यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं बेटा आपके क्या होता है सुपर कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। सुपर कंडक्टर आपका एक काफ़ी एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो ये आपको बस पढ़ने की बात नहीं है। सुपर कंडक्टर्स आप इतने दिमाग में रख लीजिए, सुपर कंडक्टर ऐसे डिवाइस होते हैं जिनकी रेसिस्टिविटी पूरी 0 होती है। मतलब क्या कि अगर सोर्स है, मतलब क्या अगर आपके सोर्स है, मतलब क्या सोर्स से अगर करंट जितना भेजा उतना ही करंट आपके घर में आएगा, तो मतलब ये आपका क्या है, ये आपके सुपर कंडक्टर में चले जाते हैं। अगर आपका क्या, अगर आप पहले आपकी बिजली कहीं और बनती है, वहाँ से बनने के बाद आपके जो स्ट्रीट में कोई पावर हाउस होता है वहाँ पे आती है, वहाँ आने के बाद उसको करंट बढ़ाया जाता है, वोल्टेज घटाया जाता है, या वोल्टेज बढ़ाया जाता है या करंट घटाया जाता है, उसके बाद की सोसाइटी के लेवल पे सप्लाई होती है। डायरेक्ट आपके घर में सोर्स से बिजली बनने का डायरेक्ट आपके घर में नहीं आती, इसीलिए जगह जगह आपके पावर हाउस बनाए गए हैं कि जो सोर्स से लाइट आती है ना काफ़ी हाई वोल्टेज की होती है, काफ़ी हाई करंट की होती है। तो उसको क्या किया जाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसको कम ज़्यादा किया जाता है, उसके बाद हमारे घरों तक भेजा जाता है। यही उसका बेसिक रीज़न है कि रेसिस्टिविटी को कम करना है। अगर रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी, अगर हाई वोल्टेज से करंट आ जाएगा तो हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसीलिए इसको बस आप इतना याद रखिए कि जो कॉपर है और एल्यूमिनियम वायर यूज़ किए जाते हैं उनका बेसिक रीज़न यही है, उनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी लो होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मतलब रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, आपका फॉर्मूला